हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन का जो दूसरा नाम है, ऑल्टरनेटिव टर्म है, वो है पैराफिन। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूले की, अगर हम बात करें एल्केन का, तो जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन्स का वो होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की जितनी संख्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, जस्ट डबल +2। n का मतलब क्या है कि अगर n 1 है मतलब कार्बन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 × 1+2। ठीक है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकते हैं। तो जो जनरल फॉर्मूला है एल्केन्स का वो होता है CnH2n+2। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या डबल से भी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 2। जैसे मान लीजिए मीथेन है तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4। क्यों? क्योंकि 2 × 1 = 2+2, तो 2+2 कितने हो गए? 4। ऐसे आगे आगे चलता है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें एल्केन्स में कार्बन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की कार्बन कार्बन, तो देखिए जीओसी में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है एल्केन में वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अगर आप इसको पिकोमीटर में शो करना चाह रहे हैं तो ये 154 हो जाएगा। पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर, मतलब 10⁻12 मीटर। इसके अलावा बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखिए sp3 हाइब्रिडेशन अगर है तो बॉन्ड एंगल जो है, बंद कोण जो है वो कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब देखिए नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है, जैसा आपने देखा है कि जब हम स्टीरियो पढ़ रहे थे तो वहाँ पर EZ या RS नॉमेनक्लेचर आता है, तो साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है। तो आपको एक नॉमेनक्लेचर का बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टीरियो में आपके स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा है सिलेबस में, लेकिन स्टीरियो में क्वेश्चन आ जाता है या बीच बीच में कोई बेसिक से क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लेती है आरपीएससी कई बार। तो देखिए यहाँ पर नॉमेनक्लेचर जो हम रूल पढ़ रहे हैं ये बेसिकली हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एल्केन्स के लिए। ठीक है, सबके लिए नहीं पढ़ रहे। जब हम सबके लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पर नियम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योर एल्केन्स की। किसकी बात कर रहे हैं? प्योर एल्केन्स। एल्केन्स का मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये दिमाग में क्लियर रखना है कि हम एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन, क्लोरीन, ये भी नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप ये जोड़ोगे तो फिर वो एल्केन नहीं रहेगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीक्वेंस से आपको जो रूल है वो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन। मतलब मान लीजिए कि आपके कोई एल्केन दे रखा है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन है वो सिलेक्ट करनी है। पहला पॉइंट ये कर लिया। उसके बाद दूसरा, सिलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड कार्बन चेन। वी प्रिफर्ड मोर सब्सटीट्यूटेड चेन। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट का सब पॉइंट आप कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पर मैं शो कर देता हूं, ये इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है एल्केन की। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। तो आप क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन चेक करोगे। 1 2 3 4 5 कार्बन की हो गई। अब देखिए यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, ये 5 कार्बन की हो रही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि नीचे वाला कार्बन काउंट हो जाए चेन में, तो 1 2 3 4 इधर भी 4 हो रही है और 1 2 3 4 इधर भी 4 हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके क्लियर है कि जो आपने ऑप्शन देखे कार्बन की चेन के लेंथ के, एक ऑप्शन तो 5 कार्बन का आ रहा है और एक ऑप्शन 4 कार्बन का आ रहा है, तो उसमें आपके नो डाउट क्लियर है कि आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कब काम आएगा? जब मान लीजिए कि ऐसी कोई कंडीशन हो कि आपके 2 चेन हो रही है, 2 चेन है जिसकी चेन लेंथ सेम है लेकिन वो चेन डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कि ये अभी आपकी चेन 5 कार्बन की है और ये वाला काउंट करें तो 4 की है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें कार्बन की चेन की लेंथ सेम आ रही है लेकिन वो 2 अलग अलग चेन है, मतलब डिफरेंट है, तो उसमें कैसे सिलेक्ट करें? यहाँ तो क्लियर हो गया कि भाई एक बड़ी है और एक छोटी है। अगर ऐसा है कि भाई 2 डिफरेंट चेन है लेकिन चेन लेंथ सेम है लेकिन वो चेन सेम नहीं है, तो उस केस में क्या करना है? आपको क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड कार्बन चेन। वी प्रिफर्ड मोर सब्सटीट्यूटेड चेन। मतलब मान लीजिए कि आपके कोई मॉलिक्यूल दे रखा है एल्केन्स का,
उसमें 2 चेन है जिसमें मान लीजिए कार्बन की संख्या सेम है, तो उसमें से कौन सी चेन को आप चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे? हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सब्सटीट्यूएंट जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, इतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि जिसमें प्रतिस्थापी जो है वो ज़्यादा होंगे, वो हम कार्बन की जो चेन है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, ये तो हमने सिलेक्ट कर ली चेन। अब हमको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? तो यहाँ पर नंबरिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट दे रखा है, वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम देयर। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? वेयर द सब्सटीट्यूएंट इज नियरर, जहाँ पर आपके प्रतिस्थापी पास में होगा वहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने क्या करा, कार्बन यहाँ लगा दिया। अब कार्बन की जो चेन है वो आपके 5 कार्बन की हो गई, तो ये आपने सिलेक्ट कर ली, 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, बात एक ही है। अब नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग आप क्या है, एक टर्मिनल वाले कार्बन से स्टार्ट करके दूसरे एंड पे जाते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पे। अब नंबरिंग जब आप करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये जो मिथाइल है ये कौन सी पोजीशन पे आ गया? 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आ गया। और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो हमने क्या करा कि जिस पोजीशन पे आपके जो सब्सटीट्यूएंट है वो पास आ रहा है, नंबरिंग वहाँ से हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग क्या कर दी, 1 2 3 4 और ये 5। तो जो मिथाइल है वो कौन सी पोजीशन पे आ गया? सेकंड पोजीशन पे आ गया। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम देयर वेयर द सब्सटीट्यूएंट इज नियर। ये हमने देख लिया कि भाई सब्सटीट्यूएंट जहाँ पर पास आ रहा है जिस साइड से, वो आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है। इसके बाद देखिए इसमें एक सब क्लॉज और आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हैं, ठीक है, और दोनों में से आप किसी भी साइड से करेंगे तो नंबरिंग जो है सब्सटीट्यूएंट की सेम आ रही है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, कार्बन की चेन की जो लेंथ है वो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कार्बन और ले लिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपके हमने ये ले लिया इथाइल, और ये हो जाएगा कार्बन। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया। अब यहाँ पर जब आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई आपके। ठीक है, अब आप जब नंबरिंग करते हैं, दोनों नंबरिंग में लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे से अगर मैं उस साइड से नंबरिंग करूँ तो वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए जब आपने ऊपर से नंबरिंग करी तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम देयर वेयर द सब्सटीट्यूएंट इज नियरर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था कि पहला तो था लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, और इसका सब क्लॉज ये था, मतलब अगर मान लीजिए लॉन्गेस्ट चेन सेम आ रही है, मतलब 2 डिफरेंट चेन है लेकिन सेम लेंथ की, तब आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना था कि वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये था कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से सब्सटीट्यूएंट पास हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ से दोनों साइड से सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही है, कैसे? अगर आप ऊपर वाली करेंगे तो यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट 3 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। ये आप इसको कर लीजिए यहाँ पर C को, ठीक है, अब सही रहेगा। तो यहाँ पर आपके सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 3 पे और 5 पे, तो ऊपर वाली जो पोजीशन है उसके हिसाब से सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 3 पे और 5 पे। और नीचे वाली जब आप नंबरिंग देखेंगे तो यहाँ से भी सब्सटीट्यूएंट किस पे आ रहा है, 3 पे और 5 पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऐसी कोई कंडीशन है जब आप नंबरिंग कर रहे हैं, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है, हालांकि हम एल्केन की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला सब्सटीट्यूएंट पहले आता है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो ये देखना है कि सब्सटीट्यूएंट पास कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये आपने चेक कर लिया और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है कि दोनों साइड से जो पोजीशन है सब्सटीट्यूएंट की वो सेम आ रही है, जैसे ऊपर भी 3 और 5 आ रही है और नीचे भी 3 और 5 आ रही है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हैं, जैसे इथाइल है और मिथाइल है, तो एक ई से शुरू हो रहा है और एक एम से शुरू हो रहा है। तो इथाइल में ई पहले आता है, मतलब ई जो है एम से पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो आपको नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करनी है कि ई पास में आए। तो ई पास में कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, मतलब आपको ऊपर वाली नंबरिंग फॉलो करनी है। क्लियर?
अब देखिए इसी पॉइंट को दूसरे एग्जाम्पल से समझे, हालांकि ये एल्केन्स का एग्जाम्पल नहीं है, हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है, लेकिन जो हमने नियम पढ़ा है वो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर हमने देखा कार्बन की जो चेन है वो एक ही चेन दे रखी है 4 कार्बन की। अब बात हो रही है नंबरिंग की। अगर आप नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से राइट तो 1 2 3 4, तो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 3 पे। अगर आप राइट टू लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो तब भी 2 और 3 पे आ रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें दोनों साइड से नंबरिंग करने पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, उनकी जो पोजीशन है, स्थिति है, वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो पहले आता है वो सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है, नंबरिंग वहाँ से होगी। अब जैसे मान लीजिए ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है, तो एक बी से शुरू हो रहा है और एक सी से शुरू हो रहा है, तो बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या आ रहा है? पास आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो रूल याद करते हैं उसका सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं। कैसे? कि आपने ये तो याद कर लिया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला पास आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मेन रूल है वो भूल जाए। मेन रूल क्या है? नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम देयर वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर। अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है, चाहे वो अल्फाबेटिकल में कुछ भी हो, तो आपको नंबरिंग वहाँ से करनी। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसमें एक कार्बन और लगा देता, तो अब यहाँ से आप क्या देखते हैं कि 1 2 3 पास में यही आ रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ से करते तो 1 2 3 4, 3 और 4 आ रहा है, तो नंबरिंग फिर आपसे 2 और 3 वाली ही करते। क्लियर? तो हालांकि ये मैंने एल्केन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल बता दिया नॉमेनक्लेचर का। आपने देखा होगा कि जब हम ईजेड नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आती है। ठीक है, कार्बन हम लेते हैं तो वो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आपके हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करा है कि हमने सिलेक्शन कर लिया लॉन्गेस्ट चेन का। उसके बाद हमने क्या करा? पोजीशन देख ली। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? आगे कह रहा है वी राइट एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जब हम नाम लिखते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके कोई कंपाउंड है, जैसे ये है आइसोब्यूटेन, आप कह सकते हो कॉमन नेम। अब इसका मुझे IUPAC लिखना है, तो ये आपके क्या हो गए? मेन चेन हो गई, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या एल्केन में जो है आइसोमेरिज्म पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, अब आइसोमेरिज्म होती क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आइसोमेरिज्म इन एल्केन, एल्केन जो है कौन कौन से प्रकार की समवायता प्रदर्शित करता है या आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्केन कैन शो चेन, पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन कौन सी शो कर सकता है? चेन, पोजीशन एंड ऑप्टिकल। मेनली देखा जाए तो चेन और पोजीशन है, क्योंकि ऑप्टिकल के लिए कार्बन की संख्या ज़्यादा चाहिए। अब देखिए ये यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ एल्केन कैन शो चेन, पोजीशन एंड ऑप्टिकल, तो यहाँ पर हम प्योर एल्केन की बात कर रहे हैं। हेलो एल्केन या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाने के बाद बात नहीं कर रहे हैं। जब केवल एल्केन है, मतलब उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, उसकी बात हो रही है। अब देखिए मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो, मतलब कम से कम कितने कार्बन चाहिए ये आपके आइसोमेर शो करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें चेन की। अब देखिए मीथेन एक ही कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है तो चेन फिक्स है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, चेन फिक्स है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ब्यूटेन 4 कार्बन कह रहा हूँ, तो वहाँ पर जो चेन है वो 2 तरीके से हो सकती है। तो कहने का मतलब है चेन आइसोमेर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। और कौन कौन से बन सकते हैं? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन में अगर हम बात करें तो चारों कार्बन जो हैं वो एक ही चेन में आ जाएंगे, और अगर आइसोब्यूटेन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? 3 कार्बन मेन चेन में और 1 कार्बन प्रतिस्थापी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए जब मैं आपको आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक पढ़ा रहा था और वहाँ पर मैंने आपको इसका हिंट दिया था कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 3 कार्बन भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके 3 कार्बन है और ये एक OH यहाँ आ गया, और ये 3 कार्बन है और एक OH यहाँ आ गया। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये भी तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि यहाँ पर केवल एल्केन की बात हो रही है। जैसे आपने OH लगा दिया, अब ये एल्केन नहीं रहा है, ये एल्कोहल हो गया है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर कोई भी अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो फिर वो एल्केन नहीं रहेगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एल्केन की। तो केवल अगर हम प्योर एल्केन की बात करें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 6 कार्बन। क्यों? क्योंकि जब आप पोजीशन आइसोमेर शो करेंगे तो एक तो आपको प्रतिस्थापी चाहिए,
और उसके अलावा उसकी पोजीशन भी आपको क्या करनी है, डिफरेंट करनी है। तो वहाँ पर 6 कार्बन है, 2 और 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए 6 कार्बन कैसे हैं कि हमको पता है कि मिथाइल आपके सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो 1 2 3 और ये 4। अब देखिए मिथाइल यहाँ पर लगाएं चाहे यहाँ पर लगाएं, सेम ही पोजीशन है, दोनों 2 कहलाएगी। इसके अलावा अब मैंने ये कर दिया, तो अब यहाँ पर मिथाइल या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। एक पोजीशन 2 है और एक पोजीशन 3 है, तो यहाँ पर अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, और यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 3 मिथाइल पेंटेन। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन। इसके बाद जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पता है किरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो किरल कार्बन का मतलब है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो मैंने क्या करा कि एक कार्बन जो है इसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने कह दिया ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक पे मैंने कह दिया मिथाइल प्रेजेंट है। तो चारों ग्रुप डिफरेंट के लिए मैंने क्या करा, एक तो कह दिया हाइड्रोजन है, एक कह दिया मिथाइल है, एक कह दिया इथाइल है। ठीक है, ये मैंने कह दिया इथाइल है, तो एक इथाइल हो गया, एक मिथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। अब जो फोर्थ ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो ना तो हाइड्रोजन हो सकता है, ना मिथाइल हो सकता है, ना इथाइल हो सकता है। तो कम से कम कार्बन का कितने का ग्रुप हो सकता है, 3 कार्बन का। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 कार्बन है। और यहाँ पर अगर आप मेन चेन की बात करेंगे तो ये मेन चेन नहीं है, मेन चेन यहाँ से ये वाली होगी। क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या इसमें ज़्यादा है। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंपल ये बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं कि ये 3 पे मिथाइल आ गया और ये आपके ऐसे हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये किरल कार्बन हो गया, इस पर एक हाइड्रोजन हो गया, एक मिथाइल हो गया, एक इथाइल हो गया और एक प्रोपाइल हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो 3 मिथाइल हेक्सेन जो है उसमें किरल कार्बन प्रेजेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब वो कह रहा है कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म, एल्केन की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं मानना है, प्योर एल्केन समझ के सॉल्व करना है। तो आपके चेन कार्बन के लिए मिनिमम 4, पोजीशन के लिए 6, क्योंकि हम प्योर एल्केन की बात कर रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो फिर 3 ही काफ़ी हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिकल के लिए कितने चाहिए, 7। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्केन को। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है। आइसोमेरिज्म पे 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्केन के लिए, या फिर पोजीशन के लिए कितने चाहिए। तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपके वो कार्बन की संख्या दे दे, वो कह दे कि C4H10 है, जैसे मान लीजिए इस टाइप से दे दे कि C4H10 है, या C5H12 है, या C6H14 है, या C7H16 है। वो कह दे कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके टोटल आइसोमर कितने होंगे। तो ये इस टाइप से भी आरपीएससी ने क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें C4H10 की, तो C4H10 के टोटल जो आइसोमर है वो कितने हैं, 2। ठीक है, C4H10। अब C4H10 को आप ब्यूटेन नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक आप उसका नाम नहीं कह सकते। तो C4H10 के टोटल आइसोमर कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक में आपके स्ट्रेट चेन हो जाएगी तो कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटेन, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, एक में आप ब्रांच कर देंगे एक कार्बन को, तो यहाँ पर आपके चेन 4 कार्बन की, यहाँ पर चेन 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कॉमन नेम है, अगर आप आईयूपीएसी नाम कहोगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर ये हो गए C4H10 के 2 आइसोमर। C5H12 की बात करें, अब देखिए ये जो 2 आइसोमर हैं ये आपस में चेन आइसोमर है, इसमें 4 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है, हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट चेन है वो। तो आपकी चेन आइसोमर हो चाहे पोजीशन आइसोमर हो, ये हम मिला के क्या कर रहे हैं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने, क्लियर। तो यहाँ पर C5H12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने आइसोमर है, टोटल 3। कैसे, एक में आपके जैसे 5 कार्बन, तो सबसे सिंपल क्या है, 5 कार्बन की आप चेन बना दो तो N पेंटेन कह सकते हो या सिंपल पेंटेन कह सकते हो। फिर मैंने क्या करा, चेन जो है उसकी लेंथ 5 से क्या कर दी, कम कर दी, 4 की कर दी। तो जब आप 4 की लेंथ कर दोगे तो एक कार्बन बचेगा जो कि एज ए मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो वो मिथाइल जो है आप यहाँ लगाओगे तो वापस से यही बन जाएगा, तो आपको आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट टर्मिनल पे नहीं लगेगा अगर कार्बन की बात हो रही है तो। ठीक है, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वो आप 1 पे भी लगा सकते हो। तो CS जैसे कार्बन है वो आपने सेकंड पे लगा दिया। तो अब इसका जो कॉमन नेम है वो है आइसोपेंटेन। आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा,
2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने क्या करा, 5 कार्बन की चेन, फिर 4 कार्बन की चेन और फिर 3 कार्बन की चेन। तो जब आप 3 कार्बन की चेन बनाएंगे तो 2 सब्सटेंट आ जाएंगे, मिथाइल और मिथाइल। इसको आप कहते हो नियोपेंटेन। क्या कहते हो? नियोपेंटेन। और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो ये हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये तीनों आपस में चेन आइसोमर है, पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी चेन 5 कार्बन की है, इसकी 4 कार्बन की और इसकी 3 कार्बन की है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये आपके ये चेन आइसोमर शो कर रहा था और ये भी चेन आइसोमर शो कर रहा है। तो चेन आइसोमर कितने ने शो कर दिया? 4 ने। और उससे पहले वाले जो हैं 1 कार्बन का, 2 कार्बन का और 3 कार्बन का, वो आइसोमर शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 4 से। तो 4 पे स्टार्टिंग हो गई चेन की, तो ये चेन शो कर रहा है, ये भी चेन शो कर रहा है। टोटल कितने हो गए इसके? 3। अब जब 6 कार्बन की हम बात करेंगे तो ये चेन आइसोमर भी शो करेगा और पोजीशन भी शो करेगा। कैसे? सबसे पहले अगर हम अब देखिए यहाँ पर ये 2 थे, ये 3 है और ये 5 हो गए। C6H14 में कितने हो गए? 5। कौन कौन से? सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की आप स्ट्रेट चेन बना दो। तो ये मैंने 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दी, जिसको आपने कह दिया कॉमन नेम एन हेक्सेन, या आईयूपीएसी नाम अगर आप कहोगे तो सिंपल हेक्सेन हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करा, 6 कार्बन की जो लेंथ थी चेन की उसको मैंने कम कर दिया 5 कार्बन। अब एक मिथाइल बच गया। अब वो जो मिथाइल है उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। कैसे? वो 2 पे भी हो सकता है और वो 3 पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो 2 हैं ये आपस में पोजीशन आइसोमर है और ये इससे क्या है? चेन आइसोमर है। समझ आ रही बात? ये आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर है, आपस में चेन आइसोमर नहीं है, लेकिन ये इससे चेन आइसोमर है और ये इससे चेन आइसोमर है। क्लियर? तो अगर चेन की लेंथ डिफरेंट है तो वो आपके चेन आइसोमर ही कहलाएगा। तो ये इससे चेन आइसोमर है और ये इससे चेन आइसोमर है, लेकिन ये आपस में जो है वो क्या है? पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथाइल की पोजीशन 2 है और यहाँ पर मिथाइल की पोजीशन 3 है। इसका कॉमन नेम है आइसोहेक्सेन। इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोहेक्सेन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5। 2 मिथाइल पेंटेन आईयूपीएसी नाम हो जाएगा और आइसोहेक्सेन जो है कॉमन नेम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन और ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर? तो ये आपस में क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। इसके बाद ये आपकी चेन लेंथ कितनी हो गई? 6 की हो गई और 5 की हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं 4 की। तो जब आपने 4 की चेन बनाई, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप 4 कार्बन की चेन बना रहे हो, ये मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी, तो टोटल तो 6 कार्बन थे, अब बचे 2 कार्बन। अब आप सोचो कि 2 कार्बन का मैं इथाइल का ग्रुप लगा दूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्राई करो कि जैसे मान लो जो इसको ये आपको नहीं दिख रहा, अब आप इथाइल लगाओगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर आप इथाइल लगाओगे तो वो मेन चेन वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, अगर आप इथाइल लगाते हो तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएंगे और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो वो एक तरह से कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि जैसे आपने क्या करा, ये 4 कार्बन की चेन मान के चलिए और इथाइल लगा दिया, तो वो ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल ही आएंगे, 2 मिथाइल आएंगे। तो यहाँ पर ये नियोहेक्सेन हो गया, जिसमें आपके 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, और ये आपके हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब अगर आप इसकी और इसकी बात करोगे तो ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर है। ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो है मिथाइल की, इसमें 2 और 2 है, इसमें 2 और 3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए पोजीशन शो करने के लिए? 6 कार्बन। और 6 कार्बन में 2 तरह के एग्जाम्पल बन रहे हैं, ये भी पोजीशन आइसोमर का एग्जाम्पल है और ये भी पोजीशन आइसोमर का एग्जाम्पल है। टोटल कितने हो गए आपके? 4 में 2 हो गए, 5 में 3 हो गए और 6 में 5 हो गए। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ऑप्टिकल के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, तो वहाँ आंसर था 7, क्योंकि 6 वाले के जितने भी स्ट्रक्चर हैं इसमें कोई सा भी केरल कार्बन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है दोनों मिथाइल सेम हो गए, ये जो है 2 इथाइल सेम हो गए, यहाँ पर आप देखेंगे 3 मिथाइल सेम हो गए और यहाँ पर देखेंगे 2 मिथाइल। तो कहने का मतलब ये है कि 6 कार्बन तक आपके स्टीरियो आइसोमर नहीं आ रहा। अब आपके आता है C7H16। तो आपका क्वेश्चन ये है कि C7H16 में टोटल आइसोमर कितने हैं। अगर वो हिंट नहीं देता स्टीरियो की तो वो स्ट्रक्चरल पूछना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, और उसके बाद आपको ये बताना है कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक तो केवल स्ट्रक्चरल बताना है कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि स्ट्रक्चरल के साथ अगर मैं स्टीरियो ऐड कर दूं तो कितने होंगे।
तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। नॉर्मली वो स्ट्रक्चरल ही पूछता है, स्टीरियो नहीं पूछता, लेकिन आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम रट लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने मैक्सिमम आपको स्ट्रक्चरल ही मिलेगा, तो आपने स्ट्रक्चरल की संख्या रट ली, लेकिन अगर वो लैंग्वेज ये बना दे कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो वहाँ पर भी जो आपका रटा हुआ आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या है, दोनों आंसर मुझे बताने हैं कि C7H16 में स्ट्रक्चरल कितने होंगे और स्ट्रक्चरल प्लस इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने होंगे। क्लियर। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर के जो ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर को रिजिड आइसोमर भी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। चलिए, इसके अलावा एक टर्म है आइसोऑक्टेन। अब देखिए यहाँ पर कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम का कोई एग्जैक्ट नियम नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको याद ही करना है। जैसे नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर क्या है, ये है, तो ये आपको याद ही करनी है। आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर क्या है, ये है, तो आपको ये याद ही करनी है। थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगा कि जैसे नियो का मतलब क्या है कि एक कार्बन पर 2 मिथाइल एक साथ दिख रहे हैं, या आप कह सकते हो 3 मिथाइल एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। और आपके आइसो का मतलब एक कार्बन पे 2 मिथाइल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइसोब्यूटेन है तो एक कार्बन पे ये 2 मिथाइल दिख गए, आइसोपेंटेन है तो एक कार्बन पे 2 मिथाइल दिख गए। हालांकि यहाँ पर आपका हो गया 3 मिथाइल है, लेकिन एक कॉमन सिनेरियो की अगर हम बात करें तो आइसोपेंटेन। आइसोहेक्सेन आप देखेंगे, ये रहा आइसोहेक्सेन, तो ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर पैटर्न चल रहा है। नियोपेंटेन में एक कार्बन पे 3 आपके मिथाइल हो गए, और नियोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन पे 3 मिथाइल हो गए, तो ये कॉमन है। अब जैसे आपने आइसोपेंटेन आइसोब्यूटेन पढ़ा, ऐसे आइसोऑक्टेन आता है। तो थोड़ा सा क्या है कि आइसोब्यूटेन में आपको ये दिख रहा है, आइसोपेंटेन में ये दिख रहा है, तो आप सोचेंगे आइसोऑक्टेन में इस टाइप का होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है जब आइसोऑक्टेन की बात हो रही है तो ये तो चीज़ है ही है, लेकिन ये आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर इस टाइप से है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये है, तो आपको आइसोऑक्टेन जो है उसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आरपीएससी ने जो है क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आइसोऑक्टेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके कितने कार्बन की चेन हो रही है, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और आपके जो मिथाइल है वो आपके कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, 2 2 और 1 2 3 4। अब देखिए 2 2 4 क्यों लिखा मैंने, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता 1 2 तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आता और 2 सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आते, तो यहाँ से नंबरिंग करता तो क्या हो जाता 2 4 4। लेकिन हम किसको प्रीफर करते हैं, जो पास हो, तो यहाँ पर हमने किसको प्रीफर करा, इसको 2 2 4। तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोऑक्टेन जो है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, आइसोऑक्टेन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। अब देखिए एल्केन के जो मेन सोर्सेज है वो है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो जो नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है वो आपके एल्केन्स के मेन सोर्स है। अब पेट्रोलियम होता क्या है, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ C5 to C15। मत कहने का मतलब है 5 कार्बन के एल्केन से लेके 50 कार्बन के एल्केन तक के मिक्सचर को आप क्या कहते हो, पेट्रोलियम कहते हो, ठीक है। आगे दे रखा है CH4 इज कॉल्ड मार्श गैस और फायर डैम। कई बार पूछ लेते हैं कि मार्श गैस का फॉर्मूला क्या है, तो CH4 जो है मीथेन, उसको हम मार्श गैस कहते हैं या फायर डैम्प भी कहते हैं। अब आगे जो है मेन आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए कोई भी चैप्टर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की तो उसमें आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अलावा बेसिक्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो सबसे पहला मेथड दे रखा है फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन से हम एल्केन कैसे बना सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से आपको एल्केन बनाना है, मतलब आपको क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन, हिंदी में कहते हैं अपचयन। तो सबसे पहला मेथड क्या दे रखा है, एल्कीन की आपने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ निकिल की प्रेजेंस में, और क्या बन गया RCH2CH2R, मतलब एल्केन बन गया। साथ के साथ एल्काइन की रिएक्शन आपने कराई हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर 1 मोल ले लिया मैंने और यहाँ पर 2 मोल ले लिए निकिल के प्रेजेंट में, और क्या बन गया, एल्कीन। तो यहाँ पर निकिल किसका काम कर रहा है, कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, और यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है, रिडक्शन, या आप कह सकते हो अपचयन। तो एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ और एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ आपने जब कराई तो क्या बन गया, एल्केन। निकिल जो है यहाँ पर कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो पैलेडियम और प्लेटिनम भी आप एज ए कैटेलिस्ट ले सकते हैं। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो देखिए कंपैरिजन क्या दे रखा है कि पैलेडियम और प्लेटिनम अगर आप लोगे एज ए कैटेलिस्ट तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, लेकिन अगर आप निकिल लोगे एज ए कैटेलिस्ट तो वहाँ पर रिएक्शन हो रही है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर पर, तापमान पर रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पैलेडियम और प्लेटिनम जो है ज़्यादा इफेक्टिव है किसकी तुलना में, निकिल की तुलना में। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सबाथियर सैंडरन रिएक्शन। देखिए बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है एज ए नेम रिएक्शन बाकी रिएक्शन की तुलना में, लेकिन फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए, सबाथियर सैंडरन रिएक्शन इसको कहते हैं। अब देखिए कई बार आपने निकिल की जगह रेने निकिल लिखा हुआ देखा होगा, तो निकिल में और रेने निकिल में क्या डिफरेंस है और रेने निकिल को हम कैसे बनाते हैं, ये जानने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर निकिल कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। और कौन से टाइप का कैटलिस्ट है यहाँ पर, हेटेरोजिनस कैटलिस्ट, मतलब विषमांगी उत्प्रेरक है। अब विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि जहाँ पर भौतिक अवस्था जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेज जो है वो क्या है, डिफरेंट है, फेज आप कह सकते हो। तो यहाँ पर निकिल सॉलिड फेज में है और ये आपके गैसेज है। तो यहाँ पर निकिल ठोस है और हाइड्रोजन गैस है, तो ये आपके विषमांगी उत्प्रेरक है। अब ये कैटलिस्ट का काम कैसे कर रहा है कि यहाँ पर ये कैटलिस्ट है और हाइड्रोजन इसके सतह पर क्या होता है, एड्जॉर्ब हो जाता है, अधिशोषित होता है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कैटलिस्ट की जो इफेक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, मतलब कैटलिस्ट अच्छे से काम करेगा और कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। तो या तो आप क्या करो कि निकिल जो है उसको आप मजदूर की तरह कूटने लग जाओ कि भाई कूट कूट के उसको पाउडर बनाएंगे, पाउडर बनाने से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसकी कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तो ये कि आप मजदूर की तरह काम करो, दूसरा ये है कि क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप दिमाग चलाओ और केमिकल अप्रोच आप लो। तो केमिकल अप्रोच जो है वो आपके रेनी निकल में आती है। कैसे आती है कि हमको करना क्या है, हमको सरफेस एरिया बढ़ाना है, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में हमको निकल चाहिए, उसको हम कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर रेनी निकल जो है वो कैसे बनता है, निकिल और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, अलॉय को कहते हैं मिश्र धातु। तो निकिल और एल्यूमिनियम का क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हमने क्या करा, उसको NaOH में डिजोल्व करा। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसमें हम उसको डिजोल्व करते हैं, मतलब उसको मिक्स करते हैं। तो जब आप इसको इसमें मिक्स करते हो या डिजोल्व करते हो तो होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम है वो आपके NaOH के साथ मिलकर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, NaAlO2 बना लेता है। तो एल्यूमिनियम तो क्या हो गया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब बच गया निकिल, निकिल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, तो वो जो निकिल है वो किस में रहता है, पाउडर्ड फॉर्म में आपको मिल जाता है। उसको आप फिल्टर कर लो और ड्राई कर लो तो वो आपको रेनी निकिल मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, पाउडर्ड फॉर्म में होगा। और पाउडर्ड फॉर्म में होने से उसकी जो इफेक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कम टेम्परेचर पर कंपेरेटिवली 200 से 300 डिग्री के टेम्परेचर के कंपेरेटिवली कम टेम्परेचर पर जो है वो रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए ये रेनी निकिल भी आरपीएससी ने पूछ रखा है, हालांकि बहुत पहले जब सेट होते थे तब इसने पूछ रखा, लेकिन काफ़ी टाइम से इस पर क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, देखिए एल्कीन से एल्केन बनाने का दूसरा मेथड दे रखा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें आपके फाइनली एल्कोहल बनता है, और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन जो होता है उसमें फाइनली एल्केन बनता है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एल्कीन की रिएक्शन कराई आपने B2H6 के साथ, हाफ B2H6 दे रखा है, और उसके बाद जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए जब B2H6 इससे रिएक्शन करता है तो ये BH3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो BH3 जो है फाइनली इससे रिएक्शन करता है, तो BH3 आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये H और ये BH2 इस टाइप से रिएक्शन करता है। तो H तो जुड़ गया इसके पास और BH2 जुड़ गया इस पे, तो ये बन गया आपके RCH2CH2BH2, ठीक है। अब फाइनली क्या है कि अब उसके बाद ये दोबारा इससे रिएक्शन करता है। अब दोबारा जब ये इसे रिएक्शन कर रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक H एक तरफ और बाकी पूरा मॉलिक्यूल एक तरफ। तो एक H एक तरफ मतलब ये यहाँ पर H होगा, H जुड़ जाएगा, और जो बाकी जो पूरा मॉलिक्यूल है B के साथ, तो ये पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपके दो बन जाएंगे। और फिर ये वापस से रिएक्शन करेगा, वापस से क्या होगा कि ये H यहाँ जुड़ेगा और बोरोन यहाँ जुड़ेगा। तो ऐसे करके 3 बार रिएक्शन हो रही है, तो 3 बार रिएक्शन हो रही है तो H जो है यहाँ जुड़ रहा है और ये जो कार्बन है बोरोन से जुड़ रहा है। तो ऐसे करके 3 कार्बन चेन जो है बोरोन से जुड़ गई, तो ये आपके यहाँ बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन कहते हैं इसको। और इसके बाद जब आप इसकी एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, एल्केन। फाइनली क्या बन जाएगा, एल्केन। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये स्टेरिकली कंट्रोल्ड होती है। जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर फाइनली हमने क्या बना लिया, एल्केन। बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक की रिएक्शन जो है कॉमन है,
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ो चाहे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन पढ़ो, यहाँ तक की रिएक्शन कॉमन है, इसके बाद चेंज आता है, तो ये आपके रिडक्शन का पार्ट है, तो फाइनली क्या बन गया, एल्केन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।